नमस्कार। तो आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का लास्ट टॉपिक। और हमारा लास्ट टॉपिक है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज से आज हम सीखेंगे कि कैसे हम उससे रीडिंग लेते हैं, कैसे उसकी अल्पतमार्क निकालते हैं, कैसे इसमें एक नई टर्म सीखेंगे आप, पिच, वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स से हम सब लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में साधारण पैमाना। तो साधारण पैमाने से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग हम उससे ले सकते हैं, इतना कम से कम उससे नाप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से हमने क्या सीखा, 0.1 मिलीमीटर तक भी उससे नाप सकते हैं। अगर हमें उससे भी छोटी नाप कोई नापनी हो तो उसके लिए हमारा क्या यूज होता है, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज बेसिकली हम यूज करते हैं किसी पतले तार का व्यास निकालने के लिए या किसी पतली धातु की चादर की मोटाई निकालने के लिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्क्रू गेज में एक ये फ्रेम लगा होता है, इसे हम कहते हैं सी फ्रेम, क्योंकि ये सी की शेप का होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं सी फ्रेम। दूसरा हमारा होता है ए, जिसे स्टड कहते हैं, कुछ जगह पे इसे एनविल भी कहते हैं, ANVIL, और हिंदी में निहाई। पर ये निहाई शब्द बहुत कम जगह पे मिलता है, जो इसके इंग्लिश के नाम है वही हमारे कॉमनली यूज होता है। दूसरा हमारा होता है स्क्रू। स्क्रू का दूसरा नाम होता है स्पिंडल। स्पिंडल दूसरा नाम होता है स्क्रू का। अब स्टड और स्क्रू का काम क्या होता है, हमें जिस भी वस्तु का व्यास निकालना है, जैसे धातु की तार का हमें एक व्यास निकालना है, तो हम इसे क्या करेंगे, तार को इनके बीच में अटका देते हैं, तब हम अपनी रीडिंग्स निकालते हैं। जो ये स्क्रू होता है ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे हमारा पेंच होता है ना, पेंच के ऊपर चूड़ियां बनी होती हैं, ऐसे ही इस स्क्रू के ऊपर चूड़ियां बनी होती है। दूसरा हमारा आता है पिच पैमाना, इसे बोलते हैं पिच स्केल, कई जगह पे इसे बोलते हैं स्लीव, और इसे हम मेन स्केल भी बोलते हैं या मुख्य पैमाना। वर्नियर कैलिपर्स में होता था ना हमारा मेन स्केल, मेन स्केल या मुख्य पैमाना। कभी कभी ये नाम भी यूज हो जाते हैं, अधिकतर इसे बोलते हैं पिच स्केल। दूसरा हमारा आता है जो ये छोटा सा बना हुआ है, ये हमारा कहलाता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल को हेड स्केल भी कहते हैं, और ये स्केल या तो 50 भागों में या 100 भागों में बटा होता है। उसके बाद हमारा आता है थिम्बल। थिम्बल हमारा क्या होता है, एक्चुअली जो ये पिच है और जो ये सर्कुलर स्केल है, इस पिच स्केल के ऊपर हमारा सर्कुलर, ये पिच स्केल हो गई और ऐसे हमारा सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल इसके ऊपर घूम सकता है। थिम्बल को क्या करते हैं, जब हम इसे घुमाते हैं तो ये हमारा सर्कुलर स्केल पिच स्केल के ऊपर नीचे घूमता है, और थिम्बल को घुमाने से ये जो स्क्रू है, ये सारा इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ये जो स्क्रू है, स्क्रू भी आगे पीछे घूमता है। तो थिम्बल को क्या करते हैं, जैसे जब बिल्कुल हमारी बंद होता है तो हम इसे, याद रखो कैसे आप स्क्रू को कैसे टाइट करते हो, क्लॉकवाइज घुमा के, तो इसे हमने क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करा तो ये टाइट होना शुरू होता है, सर्कुलर पैमाना आगे आना शुरू होता है। जब थिम्बल को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो खुलेगा, ये पीछे जाना स्टार्ट होगा। देखो सिंपल, ये है तुम्हारा क्लॉकवाइज घुमा रहा तो आगे जा रहा है, टाइट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा तो पीछे जा रहा है, लूज हो रहा है। सेम यही काम हमारा होता है थिम्बल का। नेक्स्ट पार्ट होता है रेचेट। भाई रेचेट क्या होता है, अब हमने यहाँ पे कोई वस्तु लगा दी, हमें नहीं पता, हमने टाइट तो कर दी पर हमें नहीं पता कि वो पूरी तरह से टाइट हुई है या थोड़ी बहुत लूज है, तो हम क्या करेंगे, हम इस रेचेट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जब इस रेचेट को आप घुमाओगे तो इसमें से एक आवाज आएगी, कर 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 की कुछ आवाज आती है। तो अगर वो आवाज आ रही है, इसका मतलब आपने जो ये वस्तु यहाँ पे लगाई है जिसका आपको मापन करना है वो बिल्कुल सही टाइट हो चुकी है। अब कुछ स्क्रू गेज होते हैं जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉक लगा होता है, तो उसे क्या करते हैं, जब आपने पूरा टाइट कर दिया, उससे आवाज आ गई, तो अब इस लॉक को बंद कर देते हैं। इसे ऊपर कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब आप रीडिंग पढ़ोगे तो आपका रीडिंग हिलेगी नहीं, कोई भी पैमाना, ये कोई भी स्क्रू या स्टड, क्योंकि आपने हाथ में पकड़ा हुआ हल्का सा घूम जाए, वो चीज नहीं होगी, क्योंकि आपका स्क्रू गेज लॉक हो चुका है। तो ये तो है हमारा स्क्रू गेज और उसके पार्ट्स। अब एक नया वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं पिच। पिच हिंदी में
पिच। पिच होती क्या है? तो जब आप इसे घुमाते हो, अपने सर्कुलर पैमाने को घुमाते हो थिम्बल की सहायता से, ये जो सर्कुलर पैमाना है हमारा, ये पूरा थिम्बल कहलाता है, इसे हम बोलते हैं आगे को सर्कुलर पैमाना। तो जब आप अपने सर्कुलर पैमाने को घुमाते हो तो एक पूरा चक्कर जब ये घूम जाता है, जब ये ऐसे एक पूरा चक्कर घूम जाएगा, तो इसकी सहायता से ये स्क्रू भी घूम रहा है। तो जब ये एक पूरा चक्कर लेता है तो स्क्रू भी हमारा पूरी एक चूड़ी घूम जाता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसे लगा लो कि ये आपका सर्कुलर पैमाना दिखा रहा है लाल वाला, ये थिम्बल है और ये आपका स्क्रू है आगे से, ठीक है। तो जब मैं इसे पूरा एक चक्कर घुमाती हूँ तो ये गोल भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। पेंच ऐसे ही तो चलता है ना, पेंच को जब टाइट करते हो गोल भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। तो ये गोल घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है, गोल घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि जब ये पूरा एक चक्कर लगाता है, कैसे पता चलेगा एक चक्कर हो गया? ये जीरो से स्टार्ट करा और फिर घूम के जीरो यहीं आ गया। इसे हम बोलते हैं, जो ये लाइन है इसे हम बोलते हैं मुख्य पैमाने की जो लाइन है, बेस लाइन, या कई जगह पे इसे रेफरेंस लाइन भी बोल देते हैं। तो ये सर्कुलर पैमाना आपने घुमाया, कर कर करके घूमना स्टार्ट हुआ, ठीक है, घूम के जीरो फिर वापस आ गया। तो उतनी दूरी में मैंने एक चक्कर घुमा दिया। एक चक्कर घुमाने पे कितना घुमा? एक चूड़ी, इसमें ये चूड़ियां बनी हुई है, एक पूरी चूड़ी घुमा। और कितना ये आगे चला? ये आगे चला जितना दो चूड़ियों के बीच में दूरी होती है। इन दो चूड़ियों के बीच में जितना दूरी होती है उतना हमारा पेंच आगे चलता है। तो पिच क्या कहलाती है? एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, वो हमारी होती है पिच। और वो दूरी कितनी होती है? दो चूड़ियों के बीच की दूरी। तो पिच क्या होती है? एक पूरे चक्कर में, इसे बोल लो वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, स्क्रू द्वारा चली गई दूरी। तो ये हमारी कहलाती है पिच। और ये दूरी कितनी होती है? दो चूड़ियों के अंतर के बराबर। कितनी होती है? दो चूड़ियों के अंतर के बराबर होती है ये हमारी पिच। अब इस पिच में एक और इंटरेस्टिंग भाग है इसका। ये जो आपका पिच पैमाना दिख रहा है ना, पिच स्केल जो ये दिखाई दे रहा है, जब आप इसे पूरा एक चक्कर चलाते हो तो क्या होता है कि ये हमारा कुछ और भाग बाहर निकलता है, ठीक है। देखो ऐसा ना, टाइट करा, कुछ और भाग बाहर निकला। तो जब इसका एक पूरा चक्कर होगा तो यहाँ हमें एक भाग दिखाई देगा। कहने का मतलब ये है कि चलो ऐसे लगा लो, ये आपका पिच स्केल है, ये पिच स्केल का 0 है। जब हमारा ये बंद है मतलब कि यहाँ कुछ नहीं लगाओ। जब यहाँ कुछ नहीं लगाओ तो बंद कैसे होगा? ए और बी दोनों आपस में मिले होंगे। जब ए और बी कैसे बंद करोगे भाई? इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ये पूरा बंद हो गया है आपका। तो जब ये बंद होता है तो उस टाइम पे हमारी रीडिंग कुछ ऐसी होती है। ये मेन स्केल का 0, ठीक है। तो ये बंद है। जब आपने इसे एक चक्कर घुमाया, ऐसे खोला, एंटी क्लॉक घुमाया, ठीक है, एंटी क्लॉक घुमाया, पूरा एक चक्कर लगाया। पूरा एक चक्कर लगाने पे क्या होगा कि ये चीज खुल रही है, थोड़ा सा पीछे जाएगा, सर्कुलर पैमाना भी थोड़ा सा पीछे जाएगा, तो यहाँ हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या, अब हमें यहाँ क्या दिखना शुरू हो जाएगा? इसका मान लो एक भाग यहाँ है, तो अब हमारा स्क्रू गेज सर्कुलर पैमाना यहाँ आ जाएगा। तो एक पूरा चक्कर लगाने पे इसका एक भाग दिखाई देता है। ध्यान दो दोबारा से, एक पूरा चक्कर लगाने पे वृत्तीय पैमाने को जब एक पूरा चक्कर हमने घुमा दिया तो हमें इसका ये एक भाग दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं? पिच हमारा क्या होता है? मुख्य पैमाने के एक भाग के बराबर या एक यूनिट के बराबर को भी हम क्या कहते हैं? पिच। मुख्य पैमाने के एक
भाग को भी हम क्या कहते हैं? यूनिट को भी हम क्या कहते हैं? पिच। तो इसमें देखो एक चीज समझ लो, ये जो एक भाग हुआ ये हमारे मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हुई, सबसे छोटी ना हम इससे निकाल रहे हैं। ये जितनी भी लाइंस बोल रही हूं ये सब न्यूमेरिकल्स में अलग अलग से यूज होती हैं, तो अपने नोट्स बनाते रहो, साथ में नोट करते रहो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बाद में जाके, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हमने सर्कुलर पैमाने को घुमाया पूरे एक चक्कर में हमें ये एक भाग दिखाई देना शुरू हो गया। दूसरा चक्कर घुमाया ये भी दिखने लगा, तीसरा चक्कर घुमाया ये भी दिखने लगा, चौथा चक्कर घुमाया 4 भाग दिखने लगे। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम घुमाते घुमाते ये भी भूल जाओ कितने चक्कर हुए, यहाँ काउंट कर लो कितने भाग दिखाई दे रहे हैं, जितने भाग दिखाई दे रहे हैं उतने ही चक्कर तुमने घुमाया। और पिच क्या होती है? एक पूरे चक्कर में स्क्रू के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, ये तो लिखा। वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी जो कि 2 चूड़ियों के अंतर के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज हमने बोली कि जब पूरा एक चक्कर चलाते हैं तो मुख्य पैमाने पे हमें एक भाग दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 चूड़ियों के बीच की दूरी मुख्य पैमाने की अल्पतमांक के बराबर होती है, मुख्य पैमाने की 1 यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। तो एक और चीज बोली जा सकती है, वो तुम्हें ये ना बोल के कि पिच इतनी है, वो क्या बोल देंगे? मुख्य पैमाने की अल्पतमांक इतनी है। तो मुख्य पैमाने की मुख्य पैमाने का एक भाग पिच कहलाता है। एक भाग क्या है? जो सबसे छोटा हम नाप सकते हैं मुख्य पैमाने से। तो मुख्य पैमाने की अल्पतमांक भी पिच कहलाती है, अल्पतमांक भी पिच कहलाती है। अब अगर मैं यहाँ पे शब्द अल्पतमांक यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्रू गेज की अल्पतमांक हो गई। ये अल्पतमांक किसकी हुई? पिच पैमाने की। मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हमारी होती है पिच, पिच के बराबर। तो पिच को एक बार और समझ लेते हैं, ध्यान दो। पिच को हमने 2 तरह से एक्सप्लेन किया। जब आप इसे थिम्बल को घुमा रहे हो ऐसे, तो आपका जो ये स्क्रू है ये आगे बढ़ रहा है, तो हमने कहा ये देखो थिम्बल को घुमा रहे हो, स्क्रू हमारा आगे बढ़ रहा है, तो एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी, दूरी कैसे चल रहा है? एक ये स्ट्रेट लाइन में, एक सरल रेखा में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? पिच। दोबारा से वो रिपीट कर रही हूं, वृत्तीय पैमाने के एक पूरे चक्कर में स्क्रू द्वारा चली गई दूरी को हम कहते हैं पिच। और जितनी दूरी स्क्रू चलता है वो कितनी होती है? उसकी 2 चूड़ियों के अंतर के बराबर। दूसरी बात हमने ये कहा कि जब पूरा एक चक्कर ये घूम जाता है तो हमें मुख्य पैमाने पे एक भाग दिखना शुरू हो जाता है। तो एक भाग, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये एक भाग है, जो इसका मान है वही हमारा पिच का मान होगा। और ये छोटा सा एक भाग ये मिनिमम है जो हम मुख्य पैमाने से नाप सकते हैं, इसलिए मुख्य पैमाने की अल्पतमांक भी पिच कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मुख्य पैमाने स्क्रू गेज की अल्पतमांक निकालते कैसे हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब इसे कई लोग पढ़ा देते हैं कि इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रोमीटर में नापता है। जरूरी तो नहीं है, ये तो माइक्रोमीटर से छोटे में भी नापता है, मिलीमीटर में भी नापता है, तो इसे माइक्रोमीटर ही क्यों कहते हैं? उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दो। जो ये लिखा होता है, जब हम स्क्रू गेज को लिखते थे ये ऐसे लिखा रहता है, ए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो जो यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है इसका मान 10 की घात -6 मीटर नहीं है, ये हमारा, इस पे ध्यान दो, जो मेन मीटर है ये हमारा वो वाला मीटर नहीं है, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है वो लिखा होता है METRE, ये होता है लंबाई का मात्रक। तो जो माइक्रोमीटर है उसको इस चीज से कंफ्यूज मत करो कि ये हमारा
माइक्रोमीटर की अल्पतमांक होती है इसलिए इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। नहीं, जो ये मीटर है, ये मीटर हमारा सफिक्स होता है। सफिक्स प्रीफिक्स तो पढ़े होंगे ना आपने इंग्लिश में। तो मीटर हमारा सफिक्स होता है और इसका मतलब होता है कुछ नापने वाला यंत्र। मेजरिंग डिवाइस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीटर। तो स्क्रू गेज बेसिकली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का मीनिंग हमारा हो जाता है एक ऐसी डिवाइस, मीटर यहाँ पे नापने वाला यंत्र, मेजरिंग डिवाइस, जो हमारी माइक्रोज में भी रीडिंग ले सकता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर हमारा लंबाई का मात्रक मीटर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब होता है, मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस। तो जब बोलते हैं, बोलने में ऐसे ही लगता है अ माइक्रोमीटर, तो मीनिंग 10 की घात -6 मीटर वाला बोल रहे हैं। नहीं, ये माइक्रोमीटर का मीनिंग डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा माइक्रो स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। माइक्रो स्क्रू क्या होता है कि उसमें भी एक पेंच ले लो, जब आप एक पेंच को पूरा चक्कर लोगे तो वो कितना घूमता है, जो एक पूरी चूड़ी होती है। ठीक है, उसमें ऐसे थ्रेड बने होते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड बने होते हैं ना ऐसे पेंच में मारे। तो जब हम पेंच को घुमाते हैं एक पूरा चक्कर तो वो एक पूरी चूड़ी बाहर निकलता है। वही प्रिंसिपल हमने यहाँ बोला। जब आपने इसे घुमाया थिम्बल को तो कितना चला, एक चूड़ी। अब ये जो घूर्णन हुआ एक पूरी चूड़ी का और चली गई दूरी क्या हुई, उनके बीच का अंतर। नेक्स्ट चीज हमारी आती है अल्पतमांक कैसे निकालते हैं हम अपने स्क्रू गेज की। तो हमने क्या बोला कि भाई हमने पूरा एक चक्कर लगाया, उसमें जितनी दूरी ये स्क्रू चला वो इसकी अल्पतमांक, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट है, वो इसकी अल्पतमांक है। नहीं, जरूरी थोड़ा है जब यहाँ पे कुछ लगा दिया और मैं इसे टाइट कर रही हूँ, जरूरी थोड़ा ना कि हर बारी पूरा एक चक्कर ही चले या 2 ही चक्कर चले। ये 2.5 चक्कर चल के रुक गया तब जाके टाइट हुआ, तो आधे चक्कर में कितनी दूरी चली इसने, करेक्ट। तो वो सोचने वाली बात है। ऐसे ही अगर ये 1/4 चल के रुक गया तो कितनी दूरी चली, तो पूरे एक चक्कर में चली गई दूरी तो अल्पतमांक नहीं है, वो तो है पिच। अल्पतमांक क्या होगी, इस पे कितने भाग हैं, 100 भाग हैं। ये हमारा सर्कुलर स्केल एक ही छोटा सा भाग भी तो चल सकता है भाई, टाइट होके एंड में बस कर एक छोटा सा करेक्ट। तो ये छोटा सा भाग जो चला वो हमारी होगी अल्पतमांक। इस छोटे से भाग घूमने में जितनी दूरी ये स्क्रू चला वो हमारी होगी अल्पतमांक। ठीक है, तो अल्पतमांक में हमने क्या कहा कि ये 100 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 100 भाग, ये पूरे 100 भाग, एक चक्कर में कितने भाग चलता है, ये 100 भाग, 0 से फिर वापस 0, 100 छोटे छोटे भागों में बटा है। तो 100 भाग घूमने पे, 100 भाग घूमने पर कितने चक्कर पूरे हुए, एक चक्कर। एक भाग घूमने पर कितने चक्कर होंगे, 1/100। और एक चक्कर में चली गई दूरी क्या है, पिच। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एक पिच भी तो बोल सकते हैं, एक पिच। एक चक्कर में चली गई दूरी हमारी क्या है, एक पिच। तो आप ये भी तो बोल सकते हो 100 भाग घुमाने पर स्क्रू द्वारा चली गई दूरी एक पिच। एक भाग घुमाने पर स्क्रू द्वारा चली गई दूरी एक पिच बटे 100। तो 100 क्या होगी, वृत्तीय पैमाने पर टोटल भागों की संख्या। ठीक है, तो एक पिच बटे 100। अब अगर हम ये पैमाना लें, हमने मान लिया कि भाई ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो एक पिच क्या होती है हमारी, 1 यूनिट के बराबर, 1 मिलीमीटर के बराबर, 1 मिलीमीटर बटे 100। अल्पतमांक आ गई हमारी 0.01 मिलीमीटर। तो यहां से देखो अल्पतमांक हमारी क्या हुई, अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा हुआ 1 पिच बटे वृत्तीय पैमाने पे भागों की संख्या, CSD। CSD हमारा क्या हुआ, सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे कितने भाग हैं। मैं हिंदी
हिंदी में इसलिए नहीं लिखना चाह रही क्योंकि वो बहुत लंबा है, याद करने में मुश्किल है। CSD एक छोटे सा पार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। CSD नाम भी पता है हमें, सर्कुलर स्केल डिवीजन। लिख दे रही हूं हिंदी में, वृत्तीय पैमाने पर भागों की, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, टोटल कितने भाग हैं उसमें, कुल भागों की संख्या, ये हमारी। तो अल्पतमांक का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा हुआ पिच बाय CSD। जब पिच क्या है हमारे, एक चक्कर चलाने पर चली गई दूरी या मुख्य पैमाने की अल्पतमांक। तो अगर हम इस पैमाने को देख लें, इसमें इन्होंने दिया है कि ये मिलीमीटर में पैमाना है, इसमें भाग 100 है, तो इस स्क्रू गेज की अल्पतमांक क्या होगी? पिच कितनी हो गई? एक भाग के बराबर 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट हमारी इस स्क्रू गेज की कितनी हो गई? पिच हुई 1 मिलीमीटर। पिच ऐसी ही निकलेगी अधिकतर आपकी, या तो ये बता देगा कि इतने चक्कर में इतने दूर चला, तो आप एक चक्कर की दूरी निकाल लो, पिच आ गई। या आप ये देख लो कि मुख्य पैमाने की अल्पतमांक कितनी है, वो भी आपकी पिच होगी। टोटल भागों की संख्या क्या है? 100। 1/100 0.01 मिलीमीटर अल्पतमांक हुई हमारे इस स्क्रू गेज की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर ले। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटी सी चीज बताना भूल गई मैं, ये क्या होता है? अधिकतर यहाँ पे एक रीडिंग लिखी होती है स्क्रू गेज के ऊपर, ये रीडिंग हमारी क्या होती है? तो जो ये पहली रीडिंग है ये दिखाती है उसकी अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। और जो ये 25 है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है मुख्य पैमाने पे भागों की संख्या। कि आप इसे जब बिल्कुल पूरा खोल दोगे तो इसमें से 25 भाग दिखने शुरू हो जाएंगे। ये दिखाता है हमारे मुख्य पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज रह गई थी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। इन्होंने कहा स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना 4 पूरे चक्कर में 1 मिलीमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला शुरू में हमारा कैसे होता है, जब हमारा स्टड और स्क्रू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं, तो इसका मतलब स्क्रू गेज हमारा बंद है, अब इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो उस स्थिति में हमारा जो स्क्रू गेज है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये वृत्तीय पैमाना दिखा रही हूं, ये मुख्य पैमाना, तो ये मुख्य पैमाने की 0 होगी और ये वृत्तीय पैमाने की 0 होगी, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब इन्होंने कहा कि इन्होंने इसे 4 चक्कर घुमाए, 4 चक्कर घुमाने पे मुख्य पैमाना 1 मिलीमीटर दूरी तय करता है। तो मीनिंग अब कुछ ऐसा आ गया, जब आपने 4 चक्कर दिखाए तो मुख्य पैमाने का हमारा इतना भाग दिखाई देने लगा जो कि 1 मिलीमीटर है। देखो ये मान लो ये हमारा मुख्य पैमाना है व्हाइट वाला, अभी ये हमारा बंद है बिल्कुल, ठीक है। ये सर्कुलर पैमाना है, इसके ऊपर दोनों की 0 मिल रही है, मुख्य पैमाना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। जब आपने इसे 4 चक्कर चलाए, मुख्य पैमाना चल रहा है कुछ दूरी सी, ये व्हाइट कुछ दिखाई दे रहा है, बाहर आ रहा है। तो इन्होंने कहा 4 पूरी चक्कर चलने पर मुख्य पैमाने ने जो ये दूरी तय करी वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है। दूसरा अब इन्होंने कहा वृत्तीय पैमाने पर कुल 50 भाग है, तो अल्पतमांक बताइए। अल्पतमांक हमारी क्या होती थी? पिच एंड नंबर ऑफ CSD, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम कुल भागों की संख्या तो दी है, पिच निकालना है। पिच हम क्या कहते थे? एक चक्कर में चली गई दूरी, और हम कहते थे ये एक चक्कर जब चलता है तो इसका एक भाग दिखाई देता है। तो एक भाग में कितनी दूरी चली गई? यहाँ पे इन्होंने कहा 4 चक्कर चलने पे इसलिए 1 मिलीमीटर दूरी चली। 4 चक्कर में चली गई दूरी 1 मिलीमीटर। तो एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी? 1/4 मिलीमीटर, करेक्ट। पिच हमारी क्या होती है? एक पूरे चक्कर में चली गई दूरी। अब अल्पतमांक का फॉर्मूला लिखो। अल्पतमांक हमारी क्या होती थी? पिच, एक पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, या कह दो नंबर ऑफ CSD, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या।
पिच हमारी कितनी आई 1/4 मिलीमीटर। 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर, करेक्ट। 0.25। कुल भागों की संख्या कितनी है वृत्तीय पैमाने पे 50। कैंसिल कर दो, 5 5 50, 200। तो ये आपका आ जाएगा 1/200, सॉरी 0.005 मिलीमीटर आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं कि हमारी 0.0005 मिलीमीटर हमारी अल्पतमांक आ गई मुख्य पैमाने की। तो इसमें देखो इन्होंने ये नहीं बताया कि पिच कितनी है, ये कह दिया कि 4 चक्कर लगाने पे 1 मिलीमीटर चल रहा है, तो पिच आपको निकालनी पड़ेगी। और एक और चीज नोट करो, क्या माना है यहाँ पे 0.5 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर से भी छोटी रीडिंग है, ठीक है। तो जो बताया था कि माइक्रोमीटर का मतलब ये नहीं है कि ये माइक्रोमीटर में रीडिंग लेता है, इसलिए इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। वो माइक्रोमीटर दिखाता है हमारा मेजरिंग डिवाइस को, किसी नापने वाले यंत्र को हम मीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने की अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। वृत्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या बताइए जिससे तार का 5 माइक्रोमीटर का व्यास नापा जा सके, जिससे तार का 5 माइक्रोमीटर का व्यास नापा जा सके। आंसर है ए, बी, सी और डी। जेई में आया हुआ है, जो फॉर्मूला रट के गया है, लीस्ट काउंट क्या होती है, पिच बटे वृत्तीय पैमाने के कुल भागों की संख्या, वो घूम जाएगा, वो नहीं निकाल सकता ऐसे। जिसे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिसे पता है पिच क्या होती है, वो निकाल पाएगा आराम से कि इसमें हमें क्या निकालना है, मुख्य पैमाने के भागों की संख्या। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है अल्पतमांक, क्योंकि अगर यहाँ शब्द अल्पतमांक पढ़ के अल्पतमांक 1 मिलीमीटर ले लिया, आंसर कभी आएगा ही नहीं आपका, बटे 1 पिच और वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या, करेक्ट। तो हमें क्या पूछ रहा है ये, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या कितनी हो जिससे कि हम 5 माइक्रोमीटर का व्यास आराम से नाप सके। तो यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने की अल्पतमांक, बिल्कुल शुरू में बताया जब पिच पढ़ाई क्या होता है अल्पतमांक, जब एक चक्कर लगाने पे मुख्य पैमाने की 1 यूनिट बाहर दिखाई देती है, जो उसकी मिनिमम मेजरमेंट है जो हम उससे ले सकते हैं, सबसे छोटी नाप है जो हम मुख्य पैमाने से ले सकते हैं। तो मुख्य पैमाने की अल्पतमांक क्या होती है, पिच। पिच इन्होंने दे दी हमें 1 मिलीमीटर, यहां ऐसे लिख लो, पिच दे दी इन्होंने हमें 1 मिलीमीटर। वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या कही है जिससे कम से कम कितना नापा जा सके, 5 माइक्रोमीटर का व्यास। तो लीस्ट काउंट क्या हो गई यहाँ पे 5 माइक्रोमीटर। अल्पतमांक हो गई 5 माइक्रोमीटर। तो निकाल दो वृत्तीय पैमाने के कुल भागों की संख्या। सॉरी, वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या बराबर पिच बटे अल्पतमांक। पिच है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अल्पतमांक है 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर को कैसे रख सकते हैं, 1 गुणा 10⁻³ मीटर। सी, जब भी भाग करते हैं हम 2 अंकों का या 2 यूनिट्स का, तो उनके जो मात्रक होते हैं वो हमेशा बराबर होने चाहिए। यहाँ मिलीमीटर है या माइक्रोमीटर है, तो सबको या तो दोनों को मिलीमीटर में चेंज करो, दोनों को माइक्रोमीटर में चेंज करो। सबसे आसान क्या होता है, मीटर जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें चेंज करना।
माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -6 मीटर। ठीक है, अब कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हुआ, आया यहाँ पे 3, तो 1000 बटे 5 200 चक्कर, सॉरी 200 चक्कर नहीं, 200 भाग, 200 भाग आंसर। देखो कौन सा मैच हो रहा है, 200, ऑप्शन बी इज। तो हमने सीख लिया पिच कैसे निकालते हैं, फिर अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं कि स्क्रू गेज से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। तो इसे कहेंगे रीडिंग या पाठ्यांक देना, रीडिंग। तो वर्नियर कैलिपर्स का अगर याद हो तो उसमें क्या लिखते थे हम, पाठ्यांक क्या होता था हमारा, MSD प्लस VSD, मुख्य पैमाने की रीडिंग, सॉरी MSR प्लस VSR, मुख्य पैमाने की रीडिंग और वर्नियर पैमाने की रीडिंग। यहां पे ही सेम हमारा सेम वही चलेगा, पाठ्यांक क्या होगा, मुख्य पैमाने की रीडिंग मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मुख्य को हम पिच भी कह देते हैं, पिच भी बोल देते हैं कई जगह पे, प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक, हिंदी में ही लिख देते हैं कई बार हेड, हेड स्केल भी बोलते हैं ना, हेड पैमाने का पाठ्यांक। तो अगर हम इसे शॉर्ट में करना चाहें तो शॉर्ट में याद रखने के लिए हम कैसे कर लेते हैं, MSR या PSR, पिच स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग, कोई भी एक याद कर लो। हम चलते हैं चलो अपने मेन स्केल रीडिंग से, प्लस वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक क्या लिखते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग या हेड स्केल रीडिंग, कुछ भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। कई जगह पे HSR लिखा होता है, कई जगह पे ये लिखा होता है, PSR प्लस HSR हमारा पाठ्यांक होता है। तो ये क्या हुआ, पिच स्केल रीडिंग, हेड स्केल रीडिंग, हेड स्केल हो या सर्कुलर स्केल हो सेम चीज है, दोनों का सेम नाम है। तो अब सीखते हैं कि ये निकालते कैसे, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। तो जब हमारे स्क्रू गेज के बीच में जो स्क्रू और जो हमारा स्टड होता है उसके बीच में जब कुछ भी ना हो, जब हमारा स्क्रू गेज खाली होता है तो हम उसे बंद करके रखते हैं। ठीक है, जब आपने उसे बंद करके रखा तो जो हमारा पैमाना होता है, मुख्य पैमाना, मतलब कि पिच स्केल और आपका वृत्तीय पैमाना, वो कैसा दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये जो लाइन है ये हमारा पिच स्केल या मेन स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल या हेड स्केल बोले थे, कुछ ऐसा दिखाई देता है वो। ठीक है, अब आपने क्या करा कि आपने इसमें कुछ यहाँ पे टाइट कर दिया। ठीक है, स्क्रू के बीच में आपने ऐसे कुछ टाइट कर दिया। टाइट करने के लिए पहले तो आप इसे खोलोगे, एंटी क्लॉक आपने घुमा दिया, खोल दिया। अब आप इसे टाइट करना स्टार्ट करोगे। टाइट करके जब ये पूरा टाइट हो गया, जब आपके रचट से कर्र की आवाज आ गई, तो उस टाइम पे इस स्थिति में हमारी रीडिंग क्या आई, कुछ ऐसी आई। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारा वृत्तीय पैमाना है उसमें 50 भाग है। तो जब आपने रीडिंग ली तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये नहीं है, 0 से 0 कॉन्साइड नहीं हो रहा। और यहाँ पे इन्होंने एक बात और बता दी कि इसकी पिच क्या है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अब मुख्य पैमाने की कितनी रीडिंग हो गई, 1 2 3, 3 रीडिंग हो गई हमारी मुख्य पैमाने की। यहाँ पे रखेंगे तो 3 रीडिंग मुख्य पैमाने की। वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या है, कितने भाग आ रहे हैं, 40 भाग। हमें पता है कि जो एक छोटा सा भाग होता है, यहाँ पे जो ये एक छोटा सा भाग होता है, इसका मान कितना होता है, अल्पतमांक। यही तो कहते हैं ना, स्क्रू गेज की अल्पतमांक क्या होती है, वृत्तीय पैमाने को छोटा सा भाग घुमाने पे स्क्रू द्वारा चली गई दूरी।
अब वो जो दूरी कितनी चलता है ये अल्पतमांक, अब इसके अल्पतमांक निकाल लो आप। पिच कितनी है, 1, भागों की संख्या हमने, अच्छा चलो 100 बोल लो, सॉरी शुरू में 50 बोली थी, 1/50 करोगे वही बात है। हमने कहा कि भागों की संख्या 100 है, कितना, एक चक्कर चलाने में पिच कितनी है इसकी, 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा आपका, अल्पतमांक क्या हो जाएगी, 1/100, 0.01 मिलीमीटर। तो CSR कैसे निकालते हैं हम, अल्पतमांक 0.01 गुणा 40 भाग। अरे भाई ये देखो ना, यहाँ पे एक भाग में चली गई दूरी कितनी होती है, अल्पतमांक, ये घूम गया 40 भाग, तो कितनी दूरी चली, अल्पतमांक गुणा 40 भाग। तो यहां हो जाएगा हमारा 3.40 मिलीमीटर। हमारा जो हमने तार लगाया था पतला सा, इसका व्यास कितना है, 3.40 मिलीमीटर। तो ऐसे हम पढ़ते हैं अपनी रीडिंग। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ते हैं हम, दोबारा बना लेते हैं ये चीज। मेन स्केल रीडिंग हम कैसे पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये 0 था, 1 2 3 4, ये हमारा 40 था, 35 30 45 50, ऐसे कुछ था। टाइट हमारा इस स्थिति में आके आया था। ये मेन स्केल, ये हमारा सर्कुलर स्केल दिखा रहा है। मेन स्केल रीडिंग कैसे पढ़ोगे, सर्कुलर स्केल से एकदम पहले वाली जो एग्जैक्ट रीडिंग हम पढ़ सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि सर्कुलर स्केल से 0 के पहले वाली रीडिंग एग्जैक्ट, वो हमारी मेन स्केल। देखो आप यही तो पढ़ सकते हो ना, ये दूरी तो नहीं बता सकते कितनी है, ये तो हम नहीं बता सकते। हम एग्जैक्ट मेन स्केल का जहां तक पढ़ सकते हैं उतना पढ़ के हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग। CSR क्या होती है, CSR हम देखेंगे वृत्तीय पैमाने के कितने भाग, जो ये बेस लाइन है इससे मिल रहे हैं आगे, इसे क्या कहते हैं, बेस लाइन। वृत्तीय पैमाने का कौन सा भाग है जो आके एग्जैक्ट इससे मिल गया, वो नंबर हम ले लेंगे, गुणा एक भाग में चली गई दूरी कितनी है, अल्पतमांक के बराबर। तो इतने 40 भागों में चली गई दूरी, 40 भाग गुणा अल्पतमांक, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, MSR प्लस अल्पतमांक गुणा कॉन्साइड CSR। कॉन्साइड का मतलब क्या है, मिलने वाले भाग। इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय पैमाने के, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करना स्टार्ट कर दो। सब कुछ प्योर हिंदी में रखोगे तो नेक्स्ट जब इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन करने जाओगे तो वहां आपको काफी मुश्किल होगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, छोटी छोटी चीजें हैं और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, तो बेटर है आपको पता हो कि हिंदी में भी क्या कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होंगी तो बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगे आगे जाके, ठीक है। ये क्या है, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, नहीं, कॉन्साइड सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो ये हो गई हमारी मुख्य पैमाने की बेस लाइन से मिलने वाले वृत्तीय पैमाने के भाग की संख्या, ये होगी एग्जैक्ट। हमने क्या कहा, मुख्य पैमाने की बेस लाइन, यही बेस लाइन है हमारी, ठीक है। ये मुख्य पैमाने की बेस लाइन से मिलने वाले वृत्तीय पैमाने के भाग की संख्या। तो यहाँ पे कौन सा भाग मिल रहा था, 40वां भाग मिल रहा था। सो अल्पतमांक गुणा CCSR। मीन्स याद हो तो वर्नियर कैलिपर्स में भी तो यही करते थे ना कि भाई मुख्य पैमाने से वर्नियर पैमाने में कौन सा भाग मिल रहा है। वर्नियर पैमाने की रीडिंग कैसे निकालते थे, अल्पतमांक गुणा मुख्य पैमाने से वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भाग की संख्या। यहाँ पे भी वही है, मुख्य पैमाने से सर्कुलर पैमाने, वृत्तीय पैमाने के मिलने वाले भाग की संख्या। कौन सा भाग हमारा मिल रहा है, 40वां, 45वां, 50वां, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या देखते हैं, उसमें उन्होंने कहा एक स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 मिलीमीटर है। लिखते जाओ जो जो दिया हुआ है। पिच कितना है, अच्छा एक काम करो,
पहले आप सब लोग खुद से सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। चलो जल्दी स्टार्ट करो, खुद से सॉल्व करो, आंसर लिखो। हो गया? चलो अब हम देखते हैं। एक स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 mm है, तो पिच कितना दे दिया? 0.5 मिलीमीटर, तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। तो वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या पैमाने पर भागों की संख्या क्या है? ये नंबर ऑफ CSD कितना दे दिया? 50। यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 मिलीमीटर है तो क्या दे दिया ये आपको? MSR मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर, तथा 30वां भाग मुख्य स्केल की बेस लाइन से संपाती होता है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे ये ऐसे दे दिया, यहाँ पे इसकी रीडिंग कितनी है? 2 मिलीमीटर, 1 2 जितनी हम पढ़ पा रहे हैं, और इसका कौन सा भाग संपाती हो रहा है? 30वां भाग संपाती हो रहा है। तो आपका CSR वृत्तीय स्केल का भाग जो आपके मुख्य स्केल की बेस लाइन से मिल रहा है वो कौन सा है? 30वां भाग। तार का व्यास बताइए। तो तार का व्यास बताने के लिए मीनिंग हमें क्या बताना है? पाठ्यांक कितना है? तार का व्यास, जो हमारा पाठ्यांक है कुछ भी हो सकता है, पत्ती की मोटाई, तार का व्यास, गोले का व्यास। तो तार का व्यास हो गया हमारा MSR प्लस CSR। MSR मुख्य स्केल की रीडिंग प्लस CSR को कैसे निकालते हैं? अल्पतमांक गुणा मुख्य पैमाने वृत्तीय पैमाने का मुख्य पैमाने की बेस लाइन से मिलने वाला भाग। ठीक है, अब सबसे पहले निकालते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक हमारी क्या है? यहाँ पे एक पिच में चली गई दूरी बटे वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या। पिच में चली गई दूरी इन्होंने कहा है 0.5, कुल भाग है 50, 0.01 मिलीमीटर। ये आ गया। अब सारे मान रख दो। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर प्लस अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर। कौन सा भाग कौन साइड हो रहा है? 30वां भाग। 2 प्लस 0.30 2.30 मिलीमीटर। तो तार का व्यास कितना है? 2.30 मिलीमीटर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शून्यांक त्रुटि, जीरो एरर। हम कैसे निकालते हैं? सेम जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर्स में होता था। एक बात ध्यान रखो, एरर हमेशा घटाई जाती है। ठीक है, समझाते हैं कैसे। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों को कमेंट आए थे, मैडम आपके चित्र अच्छे नहीं होते, आर्ट अच्छी होती तो यहाँ फिजिक्स पढ़ा रही होती, आर्ट कर रही होती अच्छे से। ठीक है, तो चित्रों पे ध्यान मत दो, जो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ उस पे ध्यान दो कि इसमें कह क्या रहा है। अब यहाँ ये मत कहना छोटे से बड़ा 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 और बड़ा होता चला गया। ठीक है, चलो तो कम बैक टू द लेक्चर नाउ। शून्यांक त्रुटि में हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा जो मुख्य स्क्रू गेज होता है, जब उसमें कोई भी चीज ना लगी हो, जब वो खाली होता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि जो स्टड है ये होता था ना ऐसे कुछ, यहाँ हमारा स्टड होता था, यहाँ हमारा स्क्रू होता था। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये स्टड और स्क्रू दोनों ये होते हैं, जब कुछ भी ना हो बीच में तो आपस में मिले होते हैं। जब ये आपस में मिले होते हैं, ये होता है इनिशियल प्रारंभिक स्थिति, इसकी पोजीशन। तो उस स्थिति में क्या होता है कि मुख्य पैमाने का जीरो और वृत्तीय पैमाने का जीरो एक दूसरे से एग्जैक्ट मिले होते हैं। तो कोई भी रीडिंग लेने से पहले स्क्रू गेज को पूरा बंद करके देखो कि ये 0 हो रहा है या नहीं। अगर ये चीज आ रही है इसका मतलब कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है।
आप डायरेक्ट अपना जो आंसर निकाल रहे हो वो करेक्ट है। दूसरा भाग हमारा क्या आ जाता है कि जब आपने पूरा उसे टाइट कर लिया और वो हमारा 0 आ गया नीचे, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि, सॉरी धनात्मक शून्यांक त्रुटि। इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक शून्यांक त्रुटि या पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, अब समझो यहाँ पे सपोज हमारा ये 1 2 3 4 5 भाग, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा भाग हमारा मिल रहा है, वृत्तीय पैमाने का मुख्य पैमाने से कौन सा भाग मिल रहा है, ये 2 भाग 2 हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जब वो बंद था, ऑलरेडी वो कितना पढ़ रहा था, 2 रीडिंग तो वो ऑलरेडी पढ़ रहा था। अगर इसकी अल्पतमांक कितनी है 0.01 है, तो वृत्तीय पैमाने की ऑलरेडी रीडिंग क्या थी हमारी 0.02। ये रीडिंग तो ये ऑलरेडी पढ़ ही रहा है। अब आपने इसे घुमाया, घुमा के ये सपोज ऐसे से अब ये टाइट हुआ यहाँ पे, जब आपने इसके बीच में कुछ लगा दिया तो यहाँ कुछ रीडिंग आ गई, सपोज यहाँ पे 3 तक आ रही है रीडिंग, और यहाँ पे ये टाइट हुआ हमारा जाके 10वें भाग पे। तो क्या सच में ये 10 ही रीडिंग पढ़ रहा है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी था। तो एग्जैक्ट रीडिंग तो क्या है 8, पढ़ कितनी रहा है ये 10, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो ऑलरेडी ये 2 रीडिंग दिखा रहा था। जब हमने रीडिंग ली तो ये आगे रुका 10 पे, तो एग्जैक्ट रीडिंग क्या होगी इसकी 8, पर ये पढ़ कितनी रहा है 10। तो इसमें धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी, इसलिए मैंने कहा कि त्रुटियां हमेशा घटाई जाएंगी। अब शून्यांक त्रुटि को निकालते कैसे हो, अल्पतमांक गुणा वृत्तीय पैमाने का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के भाग से हमारा मिल रहा है। जब हमारे जो स्क्रू गेज है वो बंद है उस टाइम पे लेनी है। जब बीच में कुछ लगा दोगे जिसका आप रीडिंग ले रहे हो उस टाइम पे तो कोई ना कोई भाग मिलेगा ही मिलेगा। कब लेनी है शून्यांक त्रुटि, जब हमारे स्टड और स्क्रू के बीच में कुछ ना हो, जब हमारा स्क्रू गेज खाली हो, शुरू में हमने उसे टाइट करके देख लिया पूरा, तो उस स्थिति में हमें लेनी है शून्यांक त्रुटि। उस स्थिति में हमें लेनी है ये रीडिंग, ये वाली जो स्थिति है, इस स्थिति में हमें लेनी है रीडिंग। सी देखो, इस स्थिति में जब यहाँ पे 0 है तब देखना है कि कौन सा भाग है वृत्तीय पैमाने का जो मिल रहा है इस मुख्य पैमाने की बेसलाइन से, CCSR, ठीक है। और ये हमें कब लेनी है, जब स्क्रू गेज खाली है। तो ये सबसे पहला काम करना है, जब आप स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करोगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको देखना है शून्यांक त्रुटि कुछ है या नहीं। ऐसे आ रहा है तो कोई त्रुटि नहीं है, ये आया तो समझो धनात्मक शून्यांक त्रुटि है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि कब होती है, जब वृत्तीय पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 के नीचे हो। कब होती है, वृत्तीय पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 के नीचे हो, ठीक है। और शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि जो हमारी होती है वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, चिन्ह भी लेना होता है, ध्यान रखना। CCSR क्या है, इस स्थिति में जब हमारा स्क्रू गेज खाली है उस स्थिति में वृत्तीय पैमाने का कौन सा भाग हमारा मुख्य पैमाने के 0 से मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्थिति। दूसरी में सपोज हमने जब खाली था स्क्रू गेज टाइट किया तो 0 हमारा ऊपर चला गया। ऊपर का मतलब ये 45, चलो ठीक है, 0 हमारा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कौन सी रीडिंग पढ़ रहा है, 50, 49, 45, 46, 47, ठीक है। ये बड़ा लिख देते हैं 47वां भाग,
मिल रहा है हमारा। तो इसमें देखो अब क्या है कि ऑलरेडी हमारे ऊपर के भाग देखो कितने हैं, 1 2 3 भाग हैं। ऊपर के भाग अगर देख लो तो 3 भाग हैं। तो जब आप इसे टाइट कर दिया आपने पूरा, ठीक है, ऑलरेडी वो 3 भाग कम पड़ेगा। 0 से 0 कॉन्साइड हो रहा था तो कोई शून्यांक त्रुटि नहीं थी। इस केस में क्या है कि ऑलरेडी वो 3 भाग हमारे कम पड़ेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो 3 भाग पढ़ चुका है। तो इस स्थिति में अगर आपने कोई रीडिंग ली, मान लो ऐसे कुछ रीडिंग ली और अब आपका यहाँ पे आया 10वां भाग, ये 0, ऑलरेडी ये 3 पढ़ चुका है, यहाँ आया 10, तो इसकी रीडिंग तो होनी थी 13, पर इसने कितनी दिखाई हमें, 10। रीडिंग कितनी होनी थी, 13 आनी चाहिए थी। ये 3 भी तो है जो ये बीच में खा गया, इसने ऐड नहीं करे, ये खा गया इन 3 को। देखो आप ऐसे घुमा के टाइट करते हो ना, तो 0 से जब यहाँ पे आपका 0 है, सपोज ये उंगली मेरी 0 है, घुमा रहे हो, ठीक है, तो 0 नीचे जाता है ना। इस स्थिति में क्या है कि 0 मेरा ऑलरेडी यहाँ है, तो जब आपने घुमाया तो ये काउंट तो ये 0 से करेगा। घुमाया 0 यहाँ, ये ऑलरेडी 3 खाने ये खा गया, घुमाया अब 0 आया, अब इसने काउंट करना शुरू करा, तो 3 तो ये ऑलरेडी खा गया, पर ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, 10, और रीडिंग कितनी होनी थी, 13, क्योंकि 3 भाग ये खा चुका है। तो जो हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जो होती है उसे हमेशा हम माइनस साइन के साथ लेंगे। शून्यांक त्रुटि कैसे निकालते हैं इसे, सॉरी, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को हम कैसे निकालते हैं, माइनस इंटू अल्पतमांक गुणा कौन सा भाग हमारा कॉन्साइड हो रहा है 0 के साथ में, तो 1 2 3 भाग है, ठीक है। या कैसे निकालोगे कौन सा भाग कॉन्साइड हो रहा है, 0 हमारा कितना ऊपर चला गया, 1 2 3 भाग, 50 माइनस 30, तो उतना करके आप निकाल दो। कुल भागों की संख्या दी हुई है इन्होंने, जैसे यहाँ पे 50 माइनस कौन सा भाग है 47वां, तो कितनी रीडिंग खा गया ये 3, ठीक है, 50 माइनस 47। या सबसे सिंपल क्या कर लो, आप पढ़ लो कि 0 हमारा कितने भाग ऊपर है, 1 2 3 भाग ऊपर, तो अल्पतमांक गुणा CCSR, वृत्तीय पैमाने का वो भाग जो कॉन्साइड कर रहा है। तो 0 से 1 2 3 ऐसे नीचे करके उल्टा पढ़ लो, 1 2 3। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या कर देंगे हम, अल्पतमांक को कैसे निकाल देंगे, कुल भागों की संख्या माइनस जो भाग हमारा कॉन्साइड हो रहा है, ठीक है, तो भी हमारी रीडिंग आ जाएगी। अल्पतमांक क्या होगा, कुल भागों की संख्या माइनस मुख्य पैमाने से संपाती भाग। ये बात कर रहे हैं वृत्तीय पैमाने की, वृत्तीय पैमाने के कुल भागों की संख्या माइनस वृत्तीय पैमाने का वो भाग जो मुख्य पैमाने से संपाती हो रहा है। ऐसे निकालते हैं हम अपनी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। और कब होती है, जब हमारा वृत्तीय पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 से ऊपर हो। तो हमने क्या पढ़ा, 0 0 दोनों मैच कर रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। 0 हमारा ऊपर है तो 0 हमारा नीचे है तो धनात्मक त्रुटि होती है। उसे कैसे निकालते हैं, अल्पतमांक गुणा जितने भाग आपके कॉन्साइड हो रहे हैं वो नंबर। फिर यहाँ पे देखो ऋणात्मक त्रुटि, जब 0 हमारा ऊपर हो कैसे निकालते हैं, अल्पतमांक, या तो ये बड़ा फॉर्मूला याद कर लो, वृत्तीय पैमाने कुल भागों की संख्या माइनस मुख्य पैमाने के संपाती भाग, कौन सा हो रहा है 47, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वो 50 माइनस 47 कर दो, 3 आंसर आ जाएगा। या आप ये भी याद रख सकते हो सीधा अल्पतमांक गुणा कॉन्साइड वृत्तीय पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। इसमें आपको क्या करना है कि 0 से के बाद जो लाइन काउंट हो रही है उतने भाग काउंट कर लो, 0 से 1 2 3 डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होती है हमारी शून्यांक
त्रुटि। अब अगर हमारे स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि हो तो हम अपनी रीडिंग कैसे लेंगे? तो पाठ्यांक कैसे लेंगे? सही पाठ्यांक, इसे क्या कहेंगे? सही या शुद्ध पाठ्यांक होगा जो हमने रीडिंग ले ली अपनी, ठीक है। टोटल जो रीडिंग आई वो माइनस शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि। हमेशा ध्यान रखो, त्रुटि को आपको हमेशा साइन के साथ रखना है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि हमारी पॉजिटिव लिखते हैं हमेशा, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि हम हमेशा अपनी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि जो होती है वो हमेशा हम अपनी माइनस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान निकल जाएगा कि कितना है। ये आपका फॉर्मूला हो गया सही पाठ्यांक के लिए। तो अब कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। पहला सवाल है जो जेईई 2004 में आया, स्क्रू गेज के पिच का मान 1 मिलीमीटर है। लिखते जाओ साथ साथ में, पिच क्या है? 1 मिलीमीटर तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग हैं। वृत्तीय पैमाने पर कुल भागों की संख्या कितनी है? 100। एक तार के व्यास का परिकलन करते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1 मिलीमीटर है। MSR मुख्य पैमाने की रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है तथा वृत्तीय पैमाने का 47वां भाग मुख्य पैमाने की शून्य रेखा से मिलता है, जिसे हम बेसलाइन कह रहे थे, शून्य रेखा से मिलता है। तो CCSR मिलने वाला, कॉन्साइड करने वाला वृत्तीय पैमाने का भाग कौन सा है? 47वां। तार की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। तो तार का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल शुद्ध सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है ना, सबसे पहले हमें उसका व्यास निकालना है। तार का व्यास, उसके लिए क्या होता था? MSR प्लस CSR। CSR निकालने के लिए वृत्तीय पैमाने की सर्कुलर स्केल रीडिंग, वृत्तीय पैमाने की का पाठ्यांक निकालने के लिए हमें अल्पतमांक भी चाहिए। तो पहले अल्पतमांक निकाल लेते हैं, कितनी है? अल्पतमांक है हमारे पास पिच, हिंदी में पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर, भागों की संख्या 100, 1/100। आंसर आ गया 0.01 मिलीमीटर। अब यहाँ सारे मान रखने शुरू करो। तार का व्यास यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा। MSR कितना है हमारा? 1 मिलीमीटर प्लस CSR कितना होगा? अल्पतमांक गुणा मुख्य वृत्तीय पैमाने के शून्य रेखा से मिलने वाले भागों की संख्या। ये अल्पतमांक गुणा भाग कितने मिल रहे हैं? 47। तो क्या हो गया? 1 प्लस 0.47, 1.47 सेंटीमीटर। 1 सेकेंड, पाठ्यांक मिलीमीटर में है हमारा, ठीक है। तो ये रीडिंग आई हमारी मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में निकालना है तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 0.147 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालते हैं तार की लंबाई दी हुई है, तार का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका मान क्या होता है? 2 पाई d/2 इंटू n, ठीक है। मान रखो 2, 3.14 गुणा व्यास हमारा कितना आया? 0.147/2
गुणा लंबाई कितनी है 5.6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 2.548 ये आया। पर इन्होंने हमें कहा ये आंसर हमारा आ गया, पर अगर इन्होंने कहा शुद्ध सार्थक अंकों में निकालना है, सेंटीमीटर है तो शुद्ध सार्थक अंक कितने होंगे 2। शुद्ध सार्थक अंक निकालो 2.5। ये संख्या 5 से छोटी है तो हम ऐसे कैसे ही लिख देंगे पहले वाला 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जेईई 2006 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा एक स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 मिलीमीटर है। लिख लो क्या दिया इन्होंने, पिच 0.5 मिलीमीटर है तथा उसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन उन्होंने दे दिया हमें 50 है। यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का व्यास कैसे निकालेंगे हम, MSR मुख्य पैमाने की रीडिंग प्लस CSR। और इसमें इन्होंने 2 चित्र भी दिए हुए हैं साथ में। अगर आप ध्यान से देखो इसमें तो क्या दिया हुआ इन्होंने, यहाँ पे देखो ध्यान से। जब हमारा पैमाना बंद है, मुख्य पैमाने पे कोई रीडिंग नहीं, उस टाइम पे सर्कुलर पैमाने की, वृत्तीय पैमाने की 0 मुख्य पैमाने से नीचे है। इसका मतलब क्या है, बोला कहीं नहीं है, चित्र दे दिया। क्या है इसमें, शून्यांक त्रुटि। तो गोले का व्यास एग्जैक्ट कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से, शून्यांक त्रुटि। ठीक है, ये दिया हुआ है इन्होंने कि जब इन्होंने वो गोला लगा दिया उसके बीच में तो रीडिंग क्या आ रही है, तब वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या है और तुम्हारे मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है। बोला भी है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है। ठीक है, तो चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं शून्यांक त्रुटि। धनात्मक शून्यांक त्रुटि है, शून्यांक त्रुटि। तो शून्यांक त्रुटि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्पतमांक गुणा वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या जो मुख्य पैमाने के भागों से मिल रहे हैं, ऐसा। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, पिच बटे मुख्य पैमाने के कुल भागों की संख्या। 0.5 बटे 50 सॉल्व करोगे तो 0.01 मिलीमीटर। तो ये हो गई हमारी अल्पतमांक। मिटा दो इसे। अब लिखते हैं यहाँ पे अल्पतमांक क्या है, 0.01। वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या जो शून्य रेखा से संपाती है या जो बेस लाइन से मिल रहे हैं वो है 5। धनात्मक शून्य त्रुटि है तो ध्यान रखो पॉजिटिव लेंगे, 0.05 मिलीमीटर। ये तो आ गई हमारी शून्यांक त्रुटि। ठीक है, अब निकालते हैं MSR। अब अगर आपने यहाँ पे MSR का मान 2 रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं कभी। क्यों, और उन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है 2 वाला, तो आपको लगेगा आपने सही कर दिया, पर नहीं। इन्होंने क्या कहा, यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 2 है, इन्होंने ये नहीं कहा 2 मिलीमीटर है, मींस इन्होंने कहा 2 भाग, ये 2 भाग है। तो इसकी रीडिंग कैसे निकालोगे, 2 गुणा मुख्य पैमाने की अल्पतमांक कितनी है, 2 भागों में उतना ही तो मान होगा जो उसका मिनिमम है। अब देखो स्क्रू गेज के पिच का मान 0.5 मिलीमीटर है, तो ये मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हो गई। तो MSR क्या होगा, भागों की संख्या गुणा मुख्य पैमाने की अल्पतमांक 0.5 कितनी हुई, 1.0 मिलीमीटर। तो रीडिंग कितनी है, 1 मिलीमीटर, 2 नहीं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज को बहुत। अब निकालो CSR, वृत्तीय पैमाने की रीडिंग। वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या है, 25। ठीक है, कैसे निकालते थे, अल्पतमांक लीस्ट काउंट गुना मुख्य वृत्तीय पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। लीस्ट काउंट हमने अभी निकाली की थी, क्या आया, 0.01 गुणा 25
तो ये आ गया 0.25 मिलीमीटर। अब ये तीनों मान यहां रख दो। तो क्या है, MSR 1, CSR आया हमारा 0.25, 0.25 माइनस शून्यांक त्रुटि आई 0.05। तो कितना होगा, 1 प्लस 0.2, 1.2 मिलीमीटर आंसर। अगर आपने यहाँ पे 2 ही ले दिया होता, करेक्ट नहीं करा होता, तो आपका क्या आंसर आता, 2.20 मिलीमीटर, और आपको लगता हम तो सही करा है। आंसर हो गया रॉन्ग। तो करेक्ट ऑप्शन है 1.2 मिलीमीटर। तो कंपटीशन में जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आता है, उसकी भाषा पे ध्यान दो, वो बोल क्या रहे हैं। भाषा हमेशा थोड़ी सी घुमाने वाली होती है, सॉल्यूशन इजी होता है, बस भाषा को समझने की देर है। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो एकदम से पकड़ पाएगा कि कहाँ क्या अंतर है जो हम समझ रहे हैं और जो दिया हुआ है उसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जेई 2016 से। न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसमें इन्होंने कहा एक स्क्रू गेज का पिच 0.5 मिलीमीटर है। पिच कितना दिया, 0.5 मिलीमीटर। उसके गोल पैमाने पर 50 भाग हैं। ध्यान से सुनो, इन्होंने वृत्तीय पैमाना ना बोल के क्या बोल दिया, गोल पैमाना। गोल पैमाने पर 50 भाग हैं, सॉरी। तो वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या CSD दे दी इन्होंने 50। इसके द्वारा एक पतली एल्यूमिनियम शीट की मोटाई मापी गई। माप लेने से पूर्व, ध्यान से सुनो, माप लेने से पूर्व पाया गया कि जब स्क्रू गेज के 2 स्टडों को संपर्क में लाया जाता है, तब गोल पैमाने का 45वां भाग मुख्य पैमाने की किसी रेखा के संपाती होता है। तो इन्होंने क्या दे दिया, रीडिंग लेने से पहले की ये सिचुएशन दे दी एक, कि जब इसका 0 है और यहाँ पे कौन सा भाग संपाती हो रहा है, 45वां। तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग लेने से पहले देखो 0 मुख्य पैमाने के 0 से ऊपर है, तो शून्यांक त्रुटि है हमारी इसमें। आगे बोला मुख्य पैमाने का पाठ्यांक यदि 0.5 मिलीमीटर है, मुख्य पैमाने की मेन स्केल रीडिंग दे दी इन्होंने 0.5 मिलीमीटर, तथा 25वां भाग मुख्य पैमाने की रेखा के संपाती है। अब ये दिया, जब हम रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पे हमारा कौन सा भाग संपाती है, 25वां भाग। और यहाँ पे देखो रीडिंग हमारी क्या आ गई है, 0 है 0.5, ठीक है। तो शीट की मोटाई ज्ञात कीजिए। शीट की मोटाई क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो शीट की मोटाई क्या होगी, शीट की मोटाई होगी हमारी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस शून्यांक त्रुटि। करेक्ट। अब सबसे पहले निकालते हैं हम अपना अल्पतमांक क्या है। अल्पतमांक होगी पिच बटे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। पिच क्या है 0.5, भागों की संख्या कितनी है 50, तो अल्पतमांक कितनी होगी 0.01 मिलीमीटर। अब निकाल लेते हैं CSR क्या है। CSR क्या होता था, अल्पतमांक गुणा वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या, जो कि हमारे मेल कर देते बेसलाइन से या शून्यांक रेखा से, ठीक है। अल्पतमांक कितनी है 0.01, भागों की संख्या है 25, 0.25 मिलीमीटर। नेक्स्ट निकालते हैं शून्यांक त्रुटि। अब यहां से हमारा पता चल गया कि सर्कुलर स्केल वृत्तीय पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 से ऊपर की तरफ है, तो त्रुटि कौन सी हुई नेगेटिव, तो यहां माइनस लगा देंगे। अल्पतमांक गुणा सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो हमारी मिल रही है 0 से 45 है,
हमने क्या बताया था, जब भी हम शून्यांक त्रुटि निकालते हैं तो हमेशा ये देख लो कि 0 कितने भाग ऊपर या कितने भाग नीचे है। तो यहाँ 0 कितने भाग ऊपर है, 1 2 3 4 5, 5 भाग ऊपर है। ठीक है, अल्पतमांक कितनी है, 0.01 गुणा 5 माइनस 0.015 मिलीमीटर। सारे मान निकल गए हमारे, रख दो यहाँ पे। एमएसआर कितना है, 0.5 मिलीमीटर। सीएसआर कितना है, 0.25 माइनस शून्यांक त्रुटि कितनी है, माइनस 0.05 5 0.25 प्लस 0.05 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 2 7 10 8 0.80 मिलीमीटर हमारी शीट की मोटाई होगी। तो जरूरी नहीं है, कभी वो आपको चित्र दे देंगे साथ में, कभी वो आपको भाषा में लिख देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा नीट 2018 से। इसमें इन्होंने कहा किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद के व्यास की माप इतनी अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज से ली। तो अल्पतमांक दे दी इन्होंने, कितनी दी, 0.001 सेंटीमीटर। मुख्य पैमाने की माप 5 मिलीमीटर है। एमएसआर दी 5 मिलीमीटर। देखो सारे आंसर सेंटीमीटर में, सिर्फ सेंटीमीटर में बदल दो, 0.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से पढ़ो। और वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है। ये चीज दी इन्होंने। जब आपने रीडिंग ले ली उस टाइम पे क्या हुआ, ये मुख्य पैमाने की रीडिंग आई हमारी 0.5, ये 0.5। अब इन्होंने कहा कि वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है। मींस ऐसे जब घुमा रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो इस लाइन पे कौन सा भाग आता जा रहा है, जब आपका इस लाइन पे छठा भाग था तो 0 कहां था, यहाँ 6 भाग ऊपर। ऐसे इन्होंने क्या कहा, 25 भाग ऊपर है, तो ये है 25। शून्य रेखा से या संदर्भ लेवल, इंग्लिश में क्या बताया था, रेफरेंस लाइन से वृत्तीय पैमाना कौन सा भाग में मैच हो रहा है, 25वां। ठीक है, यदि स्क्रू गेज की शून्यांक त्रुटि इतनी है, शून्यांक त्रुटि इन्होंने दे दी हमें 0.004 सेंटीमीटर। शून्यांक त्रुटि कौन सी है, ऋणात्मक। तो गेंद का सही व्यास क्या होगा, गेंद का व्यास हो जाएगा हमारे पास एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस शून्यांक त्रुटि। करेक्ट। एमएसआर कितना है, 0.5। सीएसआर हम कैसे निकालते हैं, वृत्तीय पैमाने की रीडिंग, अल्पतमांक गुणा वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या जो मुख्य पैमाने से कोइंसाइड हो रहे हैं। अल्पतमांक कितनी है हमारे यहाँ पर, 0.001 और भागों की संख्या कितनी है, 25, 0.025 सेंटीमीटर। 0.25 माइनस शून्यांक त्रुटि इन्होंने हमें दी है माइनस 0.004। ऐड कर दो सबको, 0.529 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर मैच हो रहा है, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, हमेशा सबके मात्रक जितने भी मान आपने लिए हैं सबके मात्रक समान रखो, या तो एमकेएस में रखो या सीजीएस में रखो। ठीक है, आज का हमारा लास्ट सवाल है जेईई 2011 से। इन्होंने कहा एक प्रयोग से एक ठोस गेंद का घनत्व निर्धारित करना है। गेंद का व्यास स्क्रू गेज द्वारा मापा गया जिसका पिच इतना है। सॉल्यूशन, पिच कितना दे दिया इन्होंने, 5 मिलीमीटर। उसके वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग हैं। सीएसटी दे दिया 50। माप के मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 2.5 है। एमएसआर दे दिया
2.5। वृत्तीय पैमाने पर 25 भाग हैं, तो इन्होंने ये कहा कि जब हम रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या 25 है। तो सबसे पहले हम स्क्रू गेज से उसका व्यास निकाल लेते हैं। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, अल्पतमांक, पिच बटे मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या 50 मिलीमीटर। गेंद का व्यास निकालो। मुख्य पैमाने की रीडिंग या पिच पैमाने की रीडिंग प्लस वृत्तीय पैमाने की रीडिंग। मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है हमारे पास, 2.5। वृत्तीय पैमाने की रीडिंग क्या होती है, अल्पतमांक गुणा मिलने वाले भागों की संख्या। भाग क्या है, 25। .75 मिलीमीटर। ये तो आ गई हमारे गेंद का व्यास D। अब घनत्व निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन किसका लेंगे, ठोस गेंद है, मींस गोले का। तो फॉर्मूला हो गया m 4/3 पाई r क्यूब होता है। r त्रिज्या होता है, हमारे पास व्यास है तो हम d/2 लिख देंगे होल क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं। यदि गेंद के मापे गए द्रव्यमान में सापेक्ष त्रुटि 2% है, इन्होंने कहा सापेक्ष त्रुटि परसेंटेज में दी है, ऐसे तो निकालते थे परसेंटेज, दे दिया इन्होंने हमें 2%। तब घनत्व में सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, वो इस फॉर्मूले से आएगा। देखो, डेल्टा रो बटे रो इंटू 100% इक्वल्स टू डेल्टा m बटे m इंटू 100% प्लस d में देखो कितनी घात है, 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 गुणा डेल्टा d बटे d इंटू 100%। अब रख दो सबके मान, डेल्टा m इंटू m 100%, 2% दिया है। डेल्टा d व्यास की, अब देखो जो स्क्रू गेज है उसकी जो अल्पतमांक है वो ही सबसे कम व्यास वो नाप सकता है, 0.01। हम कहते थे ना कि अगर हमें नहीं पता कि अंतर कितना आया है तो हम उसकी अल्पतमांक रख देंगे। डी आया 2.75 गुणा 100। सॉल्व कर लेने से, सॉल्व करने के बाद ये आएगा कुछ 1.1, तो आंसर आ गया हमारा 3.1% प्रतिशत सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि होगी हमारे घनत्व में। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। जल्द मिलेंगे हम अपनी सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी के साथ।